अगर आपके बच्चे की उम्र 5 साल से कम है तो ये वीडियो आप ज़रूर देखना, क्योंकि 100 में से ऑलमोस्ट 20 या 30% बच्चे जिनकी उम्र 5 साल से कम होती है उनको कब्ज़ की प्रॉब्लम होती है। अब आश्चर्य की बात यह है कि सिर्फ 2 या 5% पेरेंट्स समझ सकते हैं कि उनके बच्चे को कब्ज़ है। जब भी बच्चा छोटा होता है तो अपने पेरेंट्स को अंदर क्या तकलीफ़ हो रही है वो बता नहीं सकता और पेरेंट्स समझ नहीं सकते, जिसके कारण ऑलमोस्ट 90 to 95% ऑफ पेरेंट्स को पता नहीं होता कि उनके बच्चे को कब्ज़ की प्रॉब्लम। अगर आप कब्ज़ की प्रॉब्लम को जल्दी पकड़ लेते हो तो सिर्फ डाइट और लाइफस्टाइल चेंजेस से आपका बच्चा एकदम ठीक हो जाएगा। पर अगर आप उसको नहीं समझ पाते तो ये प्रॉब्लम कभी कभी महीनों और सालों चल जाती है। तो अगर आपके बच्चे को कब्ज़ है तो उसके क्या लक्षण होते हैं वो हमने आगे वाले वीडियो में डिस्कस किए हुए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो ज़रूर देखें, उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी हुई। मेरा नाम है डॉक्टर निसर्ग पटेल। मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट मतलब पेट और इंटेस्टाइन का स्पेशलिस्ट हूँ, सिड्स हॉस्पिटल सूरत गुजरात से। गैस्ट्रो गुरु के साथ बढ़ाएं अपने पाचन स्वास्थ्य का अनुभव, जहां विज्ञान और वास्तविक ज्ञान मिलते हैं। ऑथेंटिक मेडिकल हेल्थ इंफॉर्मेशन, गैस्ट्रो गुरु के संग। ये वीडियो में हम वो डिस्कस करने वाले हैं कि जब छोटे बच्चे को कब्ज़ होता कैसे, उसके कारण क्या क्या है। तो सबसे खुशी की बात यह है कि 100 में से ऑलमोस्ट 95% बच्चों में कोई बड़ी बीमारी नहीं। तो अगर आपका बच्चा 5 साल से कम है और उसको कब्ज़ की परेशानी है तो आप 95% तो निश्चिंत हो जाओ कि उसको कोई बीमारी के कारण कब्ज़ नहीं हो रहा है। ये जो प्रॉब्लम है उसको हम लोग फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं, मतलब कि कोई बीमारी नहीं है आंतों में, आंतों का फंक्शन बराबर से नहीं हो रहा है क्योंकि आप खाने पीने में ध्यान नहीं देते, टॉयलेट ट्रेनिंग बराबर नहीं हुई है, जिसके कारण आपके बच्चे को कब्ज़ हो गया है। दूसरे जो प्रॉब्लम होते हैं उसको हम लोग ऑर्गेनिक प्रॉब्लम बोलते हैं, पर जैसे मैंने बताया वो सिर्फ 2 to 5% केसेस में दिखने को मिलते हैं। तो हम लोग फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन कैसे होता है वो ये वीडियो में समझेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है डाइट, कि आप अपने बच्चे को खाने में क्या चीज़ें देते हो, उससे ही डिपेंड करेगा कि आपके बच्चे को कब्ज़ हो रही है या नहीं हो रही। फॉर एग्जाम्पल, क्या आपकी डीजल गाड़ी है और अगर आपने उसमें पेट्रोल डाल दिया तो आपका इंजन ख़राब हो जाएगा। तो गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब कि आपके बच्चे के आंत में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मुंह से खाना क्या दे रहे हो उस पर डिपेंड करता है कि आपके बच्चे का डाइजेशन और जो कॉन्स्टिपेशन है वो होगा कि नहीं हो। अब डाइट में इशू कब आता है? जब आपकी बच्चे की उम्र 6 महीने से ज़्यादा हो या फिर जब आपके बच्चे 2 या 3 साल के हो तब। 6 महीने तक तो हम एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग देते हैं, उसके ऊपर हम लोग सेरेलैक, गाय का दूध, भैंस का दूध, अनाज, ये सब चीज़ें चालू करते हैं। सो कुछ 5 to 20% बच्चों में ये इनमें से कोई चीज़ की एलर्जी होती है, जैसे काउ मिल्क एलर्जी इज़ वन ऑफ द कॉमन कॉज फॉर कॉन्स्टिपेशन। तो जब भी ब्रेस्ट फीडिंग कम होता है और उसके ऊपर से हम टॉप फीड चालू करते हैं तो जो अंदर का जो स्टूल है वो हार्ड होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण आपके बच्चे को कब्ज़ हो सकती है। काउ मिल्क एलर्जी पे हमने पूरा एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, वो हम बाद में पोस्ट करेंगे। दूसरा एक कारण है जब आपका बच्चा 2 या 3 साल का होगा तब। जब भी हम टॉप फीड चालू करते हैं तो पहले 1.5 या 2 साल बच्चे को टेस्ट होता नहीं है, मतलब आप बच्चे को जो भी देंगे वो आराम से खा लेंगे। टेस्ट प्रेफरेंस कब डेवलप होता है? 1.5 या 2 साल बाद। सब बच्चों को जो मीठी और चटाकेदार चीज़ें होती है वो ज़्यादा पसंद होती है। हम पेरेंट्स क्या गलती करते हैं कि जब भी अपना बच्चा रो रहा है तो उसको चॉकलेट दे दी, वेफर दे दिया, कुरकुरे दे दिया, तो इन सब चीज़ों को उन बच्चों को टेस्ट प्रेफरेंस डेवलप हो जाता है। फिर वही मम्मी पापा कंप्लेन करते हैं कि सर मेरा बच्चा सिर्फ पिज़्ज़ा, बर्गर, पास्ता ऐसी कोई टेस्टी चीज़ है तो खा जाता है, रोटी सब्जी खिलाओ तो ऐसा मुँह फेर लेता है। तो स्टार्टिंग में जब आपका बच्चा 1 साल, 1.5 साल, 2 साल का है तो वो 1 साल के पीरियड में आप क्या खाना देते हो उस पर निर्भर करेगा कि आपके बच्चे का टेस्ट प्रेफरेंस डेवलप होता है। जब आपके बच्चे 2 या 3 साल के हो जाएंगे तो टेस्ट प्रेफरेंस को हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जांपल कि जैसे कोई जैन ब्राह्मण है जिन्होंने अभी तक नॉनवेज खाया ही नहीं, तो उनके बच्चे भी नहीं खाएंगे। क्यों नहीं खाएंगे? क्योंकि घर में नॉनवेज आता ही नहीं है। तो सब बड़ों को ये ध्यान रखना है कि आप भी वो सब चीज़ें घर में लाना और खाना बंद कर। अगर आप खुद घर में बिस्किट, पाव, ब्रेड, वेफर, कुरकुरे ये सब चीज़ें लाएंगे नहीं तो आपके बच्चे को कैसे पता चलेगा ये सब चीज़ें अवेलेबल है। कभी कभी आज जब बच्चे आस पड़ोस में खेलने जाते हैं तो बाजू वाले अंकल आंटी को चॉकलेट दे देते हैं तो बच्चे ने वो तुरंत खा लिया। तो जितनी ऐसी टेस्टी चीज़ें आपका बच्चा कम उम्र में खाएगा उसका टेस्ट प्रेफरेंस वैसे ही डेवलप हो जाएगा। तो कोशिश करिए कि आपके बच्चे को नॉर्मल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सैलड्स
ये सारी चीज़ें रेगुलर बेसिस पे खिलाते रहिए। स्टार्टिंग में 3-4-6 महीना दिक्कत होगी, पर धीरे धीरे उसको ये सब चीज़ों की आदत पड़ जाएगी। तो डाइट में ये 2 चीज़ें और ये 2 समय, मतलब जो टाइमलाइन है वो आपको याद रखनी है। सो अगर आपका बच्चा 9 महीना 10 महीने का है तो ये हो सकता है कि शायद उसको काऊ मिल्क की एलर्जी हो, जिसके कारण कब्ज़ है। और अगर आपके बच्चे को 2 या 3 साल बाद कब्ज़ होता है तो मतलब कि आपने उसको खाने में जो परवरिश की है वो बराबर से नहीं की है। उसको आप चेंज कर सकते हो, उस पर भी हम एक नया वीडियो बनाएंगे। दूसरा एक प्रॉब्लम है जिसको हम लोग टॉयलेट होल्डिंग बोलते हैं। तो बच्चा जब भी प्रेशर हम लोग को आता है तो हम लोग वो टॉयलेट को रोक सकते हैं। ये प्रोसेस को हम लोग टॉयलेट होल्डिंग बोलते हैं। अब छोटे बच्चे टॉयलेट होल्ड कब करते हैं, उसके भी 2 मेन रीज़न है। एक रीज़न तो ये है कि आपके बच्चे ने स्कूल जाना चालू किया, तो जब घर पे बच्चा होता है तो वो फैमिली के साथ बहुत कंफर्टेबल होता है, तो अपने मम्मी पापा दादा दादी किसी को भी बोलेगा मम्मी मुझे पिप्पी लगी है, छीछी लगी है, हम उसको टॉयलेट पे बिठाएंगे, टॉयलेट हो जाएगा। पर जब बच्चा स्कूल में जाता है तो वो एक नया एनवायरनमेंट, वहाँ पे वो टीचर से डरता है, उसको शर्म आती है, उसके फ्रेंड्स क्या सोचेंगे, जो वहाँ पे आया मासी होती है उनको बुलाने में और टॉयलेट करवाने में शर्म आती है। तो आपके बच्चे को एजुकेट करना है कि अगर स्कूल में भी पॉटी लगे तो उसको रोकना नहीं है, मैडम को या आया मासी को बोलना है और वहाँ पे भी टॉयलेट कर देना है। दूसरे कुछ बच्चों में ऑटिज़म होता है, ये एक मेंटल न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है जिसमें ब्रेन का प्रोसेसिंग ठीक से नहीं होता और बच्चा एक चीज़ पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करता है। तो जब भी ऐसा टॉयलेट का या यूरिन का प्रेशर आएगा तो ऑटिज़म वाले बच्चे ऑलमोस्ट 20% बच्चे उसको इग्नोर कर देते हैं, जिसके कारण टॉयलेट होल्डिंग शुरू हो जाता है। तीसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण है वो है दर्द। अगर आपके बच्चे को टॉयलेट की जगह पे दर्द हो रहा है, उसके जो कॉमन कारण क्या है, बहुत सारी मम्मी क्या करते हैं कि पूरा दिन डाइपर पहना के रखती है, तो वहाँ की जो मुलायम चमड़ी है वो पूरी लाल हो जाती है। तो जब आपका बच्चा पॉटी करेगा तो वहाँ पे उसको दर्द और जलन होती है। कभी कभी आपके बच्चे को वहाँ पे छोटे से क्रैक्स हो जाते हैं जिसको हम लोग एनल फिशर बोलते हैं। तो जब भी टॉयलेट की जगह पे अंदर की जो स्किन है वो छिल जाती है या कट जाती है, जिसके कारण भी टॉयलेट करते हुए बच्चे को दर्द होगा और वो फिर टॉयलेट रोकना शुरू कर देगा। अब टॉयलेट होल्डिंग से प्रॉब्लम क्या होता है, टॉयलेट होल्डिंग से स्टूल अपना हार्ड और लार्ज हो जाता है, मतलब सख्त हो जाएगा और थोड़ा मोटा हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा कि जब वो स्टूल पास करेगा तो उसको और दर्द होगा। जब और दर्द होगा तो टॉयलेट होल्डिंग की जो प्रोसेस है वो धीरे धीरे करके एक आदत बन जाएगी। तो एक पूरा सर्कल है कि आपके बच्चे ने टॉयलेट होल्ड किया, टॉयलेट अंदर लंबे टाइम के लिए पड़ा रहा तो वो हार्ड और बड़ा मोटा हो जाएगा। जब वो बच्चा स्टूल पास करेगा तो उसको और दर्द होगा और जिसके कारण टॉयलेट होल्डिंग बढ़ता रहे। तो अब ये समझते हैं कि टॉयलेट होल्डिंग की प्रोसेस जो है वो होती कैसे है। तो अपनी ये जो इंटेस्टाइन्स है, जब भी यहाँ पे स्टूल आता है धीरे धीरे करके, और जब ये पूरा फुल हो जाएगा तो यहाँ से एक सिग्नल ब्रेन को जाता है, जिसको हम लोग सादी भाषा में बोलते हैं कि भाई मुझे प्रेशर आया। तो जब वो प्रेशर आता है तो ब्रेन सिग्नल इंटेस्टाइन को देता है कि भाई वहाँ से नीचे का जो रास्ता है वो खुला होता है और जो रेक्टम है उस पर प्रेशर बनता है, जिसके कारण अपना स्टूल हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस है, अगर यहाँ पे स्टूल पड़ा रहा तो धीरे धीरे वहाँ से पानी सोखेगा और वो जो स्टूल है वो सॉफ्ट की जगह पे हार्ड हो जाएगा, मतलब एकदम गोले गोले और कड़क जैसा हो जाता है। और एक के ऊपर एक स्टूल चिपकेगा तो वो स्टूल थोड़ा मोटा भी हो जाएगा। बच्चे की जो टॉयलेट की जगह है वो बहुत छोटी होती है, पर अगर मोटा स्टूल वहाँ से निकलेगा तो वहाँ की चमड़ी जो है वो वहाँ पे कट्स लग जाते हैं। नॉर्मल जो बच्चे हैं उनका जो थिकनेस होती है स्टूल की वो अंगूठे जितनी होती है। अगर मोटा स्टूल हो रहा है, जैसे कि इतना मोटा या केले जैसा स्टूल हो रहा है, तो जब बच्चा आपका टॉयलेट करेगा तो स्टूल ऐसे आधा बीच में लटक जाएगा। तो जब ऐसी कोई दिक्कत हो रही है तो हमेशा आपको आपका बच्चा जब टॉयलेट में जाता है तो किस रंग का टॉयलेट, किस शेप का, हार्ड हो रहा है, सॉफ्ट हो रहा है, पतला हो रहा है, मोटा हो रहा है, वो सब चीज़ें आपको देखनी है। तो आपको समझ में आएगा कि आपके बच्चे को कब्ज़ की प्रॉब्लम है कि नहीं। अब टॉयलेट होल्डिंग जब होता है तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका बच्चा टॉयलेट रोक रहा है, उसके भी कुछ लक्षण हैं जो हमने आगे वाले वीडियो में डिस्कस किए हैं, तो वो वीडियो ज़रूर देखना। उस हम लोग ने ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में डिस्कस की। और जो थर्ड प्रॉब्लम है वो अगर टॉयलेट ट्रेनिंग में कोई गड़बड़ रह गई तो। अब टॉयलेट ट्रेनिंग क्या होता है, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पर हम दूसरा एक वीडियो बनाएंगे, पर मैं आपको शॉर्ट में समझाऊँ तो जब भी आपका बच्चा 1.5, 2, 2.5, 3 साल का होगा तब वो आपको बताएगा मम्मी पापा
मुझे पीपी जाना है, मुझे छीछी जाना है। जब बच्चा छोटा होता है 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, तब उनको समझ ही नहीं आता, जैसे ही टॉयलेट आएगा हो जाएगा, वो आपको बताएंगे नहीं, मतलब डायपर और चड्डी में टॉयलेट कर देंगे। जब आपका बच्चा आपको बताने लगे कि मुझे टॉयलेट करने जाना है, तब मतलब कि वो अब रेडी है टॉयलेट ट्रेनिंग के लिए, और उसको आप धीरे धीरे टॉयलेट सीट पे बिठाओ। आप एक छोटी पॉटी चेयर भी ला सकते हो, जो आपको अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट यहाँ पे मिल जाएगी, ऑनलाइन आप मंगवा सकते हो। जब भी आप टॉयलेट सीट पे बिठाओ तो ध्यान रखो कि बच्चे को सिर्फ 2 या 5 मिनट ही बिठाना है। उसको समझाना है कि जोर नहीं करना है, उसको ये दिखाना है कि ये नॉर्मल टॉयलेट इस तरह से होता है। जब भी आप फ्लश दबाओ तो कभी कभी फ्लश की आवाज़ से बच्चे डर जाते हैं। तो इन सब चीज़ों का एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग टॉयलेट ट्रेनिंग बोलते हैं। वो किस तरह से करना है वो हम दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट अगर आपने यहाँ पे कोई भी गलती की तो आपका बच्चा कॉन्स्टिपेशन का शिकार बन सकता है। तो अगर आपने बहुत जल्दबाजी की, कुछ पेरेंट्स क्या करते हैं 1.5 साल की उम्र पे ही टॉयलेट सीट पे बिठाना शुरू कर देंगे। आपके बच्चे को कुछ समझ नहीं आ रहा तो भी ज़बरदस्ती बिठाएंगे। कभी वो आपकी चड्डी ख़राब कर देता है, तो कभी कभी मम्मियाँ उनको मारती है फ्रस्ट्रेशन में। तो अगर आप कोई ऐसी गड़बड़ी करोगे या आपके बच्चे को धीरज से और प्रेम से उसको समझाओगे नहीं, तो ये प्रॉब्लम गड़बड़ हो सकती है। कुछ मम्मियाँ बिल्कुल उल्टा करती है कि 4 साल का हो गया, 5 साल का हो गया, फिर भी बस ये चड्डियाँ धोती रहती है और अपने बच्चे को डांटती नहीं। तो अगर दोनों जगह पे आपने कुछ गड़बड़ किया तो आपके बच्चे को प्रॉब्लम बढ़ जाएगी और इवेंचुअली आपकी भी प्रॉब्लम बढ़ेगी। तो ये 3 इंपॉर्टेंट रीज़न है फॉर फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन। मतलब ये कोई बीमारियाँ नहीं है। अगर आपने खाने पीने में ध्यान नहीं दिया, आपका बच्चा अगर टॉयलेट होल्डिंग मैन्यूअर सीख रहा है या फिर आपने टॉयलेट ट्रेनिंग ठीक से नहीं दी, तो आपका बच्चा कब्ज़ का शिकार हो सकता है। दूसरे 2 अलग रीजन है जिसमें फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। वन इज़ जेनेटिक, बट ये 10,000 में से एक कोई होता है। मतलब फैमिली में अगर दादा दादी या मम्मी पापा किसी को भी कब्ज़ है तो बच्चे को कब्ज़ हो सकता है। और कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जैसे कि ऑटिज़म हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। ये वैसे देखने जाए तो कोई ऐसी बीमारी जैसा नहीं है, बट एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें ब्रेन और इंटेस्टाइन का कनेक्शन ठीक से नहीं होता। बाकी के जो बच्चे रीजन्स है जिसको हम लोग ऑर्गेनिक, मतलब कि कोई बीमारी के कारण कब्ज़ होना, पर ये सिर्फ 2 या 5% है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपके बच्चे को कोई थायराइड या पैराथायराइड का प्रॉब्लम है, अगर आपके बच्चे के खून में कैल्शियम बहुत ज़्यादा है, अगर आपके बच्चे को स्पाइनल कॉर्ड का कोई प्रॉब्लम है, मतलब यहाँ पे अपनी रीढ़ की हड्डी जाती है जिसको हम लोग स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, और वही स्पाइनल कॉर्ड यहाँ से जो सारे सिग्नल्स है वो ब्रेन तक पहुँचाता है। तो अगर आपके स्पाइनल कॉर्ड में कोई जन्म से ही कोई खामी रह गई है आपके बच्चे में, तो इसमें भी कब्ज़ हो सकता है। या फिर आपकी जो टॉयलेट की जो थैली है यहाँ पे कोई जेनेटिक खामी रह जाती है जिसको हम लोग हर्ट्सप्रंग डिजीज़ बोलते हैं, एनोरेक्टल एनोमैलीज बोलते हैं। अगर ऐसा कुछ है तो कब्ज़ हो सकता है। कभी कभी आपके बच्चे को यहाँ पे बड़े बड़े पॉलिप्स हो सकते हैं जिसमें रास्ते में रुकावट आती है, पर उसमें अधिकतर लोगों में खून जाता है टॉयलेट में। कुछ अलग रीज़न जैसे कि सीलियाक डिसीज़, गेहूं की एलर्जी, इसमें भी कब्ज़ हो सकती है। अधिकतर जो सीलियाक डिसीज़ वाले बच्चे होते हैं उनको डायरिया होते हैं, मतलब दस्त होते हैं, कॉन्स्टिपेशन नहीं होता। बट कुछ बच्चों में सीलियाक में कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। तो ये जो पूरा वीडियो था इसमें हम देखें कि बच्चों में कब्ज़ के कारण क्या है। अच्छी बात यह है कि 95% बच्चों में कोई बीमारी नहीं होती है। आप बस ये 3-4 में से जो कारण है वो ढूंढिए और धीरे धीरे उस पर आप अमल करिए। क्या क्या चीज़ों आपको खाने में ध्यान देना है, टॉयलेट ट्रेनिंग कैसी करनी है, ये सब चीज़ें हम लोग आगे वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आगे वाले वीडियो के लिए बने रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कर देना, आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करना, बेल आइकॉन दबा देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि जब भी हम लोग कोई ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पोस्ट करते हैं तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपका एक भी वीडियो मिस नहीं होगा। आशा रखता हूँ कि ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है वो आपको समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के दे सकते हैं, मैं आपको उसमें रिप्लाई कर दूँगा। धन्यवाद, नमस्कार। गैस्ट्रो गुरु के साथ बढ़ाएं अपने पाचन स्वास्थ्य का अनुभव, जहां विज्ञान और वास्तविक ज्ञान मिलते हैं। ऑथेंटिक मेडिकल हेल्थ इंफॉर्मेशन, गैस्ट्रो गुरु के संग।